या लास्ट डे मैंने मेरा ख्याल है वोकैबुलरी का पेज नंबर लिखवा दिया था, वोकैबुलरी का पेज नंबर लिखवा दिया था। ओके सिर्फ पैटर्न थोड़ा बहुत डिस्कस करना है कि किस तरह से हम जो उसे डिस्कस करेंगे। पैसेज के बारे में मुझे बताओ, मैंने बता दिया था तुम लोगों को पैसेज कैसे करना है। पैसेज नहीं बताया, अच्छा पैसेज ये बताया। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन नहीं है। देखो मेरे बच्चों, वोकैबुलरी करने के तीन पैटर्न्स बड़े सिंपल से हैं, तीन बड़े मेथड आसान से हैं। सबसे पहले जो वोकैबुलरी तुम्हें बताई है, पेज नंबर बताया वोकैबुलरी का, मैं दोबारा लिख देता हूं। पेज नंबर 114 से पेज नंबर 128 तक जा रहे थे शायद। वन 125 है। ओके पेज नंबर 114 से हम ओके 125 तक बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और पेज नंबर 152 से पेज नंबर 158 तक ये वोकैबुलरीज थे। अभी वोकैबुलरीज में एक सफे पर कम से कम 40 45 50 अप्रॉक्स वर्ड्स मौजूद थे, उनका सिनोनिम और एंटोनिम मौजूद है। तो भाई कैसे करेंगे, उसके तीन आसान तरीकाकार हैं। सबसे पहला तरीकाकार क्या है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप इसको लेके बैठेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे बार बार और याद हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बेसिकली तरीकाकार होता क्या है वोकैबुलरी का, कि हम बहुत पहले से वोकैबुलरी, बहुत पहले से मतलब कि जैसी हमारी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में क्लासेस हो रही हैं, लाइक हम 9th में हैं, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो हम अपनी लर्निंग, अपनी रीडिंग पावर को बढ़ाते हैं। जितनी ज्यादा हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती, उतने ज्यादा हमारे लिए वर्ड्स नोन होते, हमें उनका मीनिंग, उनका सेंस मालूम होता। तो ये तो एक नेचुरल पैटर्न है। मगर जाहिर सी बात है ये सब कुछ इस तरह से ना हो सका। तो अब टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, टेस्ट के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए एक जबरदस्त टेक्निक ये है कि आप तमाम तर वर्ड्स को एक दफा पढ़ें और उन्हें रिकॉर्ड कर लें। तमाम तर वर्ड्स को एक दफा पढ़ें और उन्हें रिकॉर्ड कर लें। आपने एक दफा रिकॉर्ड कर लिया, खुद कर लें टाइम है तो, वरना किसी भी अपने बहन भाई, छोटे बहन भाई से करवा लीजिए रिकॉर्डिंग। सारे वोकैब्स की एक साथ आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके डिफरेंट पोर्शंस बना लीजिए रिकॉर्डिंग के, और वो सुनते रहे, हेडफोन लगाए सुनते रहे। इससे क्या होगा कि आपका वक्त भी बचेगा, कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। मेहनत भी कम करनी है, आपको मेहनत भी कम करनी है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, क्या आप उससे रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। यानी कि आप उसमें एक कार्ड बनाएं, उसके अंदर वोकैब लिखें, उसके पीछे सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखें, और वो कार्ड देखकर याद भी रखें, और उसके बाद उसको फ्लिप करते हैं, रीचेक करते हैं कि आपको वो चीज याद हुई या नहीं। ये दूसरा तरीकाकार है वोकैबुलरी को याद करने का। तीसरा तरीकाकार वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से मेमोराइज करने का, वो ये है कि आप अपने पास जहां कहीं पर भी आप स्टडी रूम आपका है या कोई टेबल है, वहां आप बैठते हैं, कोई जगह है, तो वहां आपकी निगाह जिस जगह पर ज्यादा पड़ती है, वहां पे आप इन्हीं पेजेस को फोटोकॉपीड फॉर्म में थोड़ा सा इनलार्ज करके वर्ड्स को, ताकि देखने में आसानी, वो आप लगा लें, वो आप लगा लीजिए। वो आप किसी भी फॉर्म में जो है वो उस दीवार पे लगा दीजिए, हैंग कर दें, लटका दें, पेस्ट कर दें, जो चाहे कर। और उससे चाहते ना चाहते आप बार बार देखेंगे, नतीजतन बहुत से अल्फाज जो हैं वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। यानी अलग से बैठ के उसको याद नहीं करना, आप जाने अनजाने में देख कर लेते हैं। अगर मैंने पैसेज के हवाले से बात कर ली तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। देखो बेटा, यहां पर अभी मैं पैसेज से रिलेटेड डिटेल रखूंगा। दो तरह के हमें पैसेजेस के पैटर्न नजर आते हैं, एक हमें एनटीएस बेस्ड नजर आता है, और दूसरा हमें एनईडी बेस्ड पैटर्न नजर आता है पैसेज का। दोनों के हवाले से वजाहत दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। सही है भाई, यहां मैंने इन दोनों के हवाले से कहा कि ये वोकैबुलरी कीजिएगा। फिर सिंटैक्स बोर्ड से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो मैं आपको दूंगा, वो मैं आपको खुद दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसके बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, पैसेज पर बात कर लेते हैं। एनटीएस हमें पैसेज दे रहा है कुछ जरा अलग किस्म का, एनईडी हमें पैसेज दे रहा होता है जरा कुछ अलग किस्म का। ठीक है, क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान, जरा अच्छी नजर से देख लें। देखिए बेटा, एनटीएस में जो पैसेज आता है वो बेसिकली एक ऐसा पैसेज है कि जो
इनफैक्ट एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल होता है यानी हम उसमें एनालिसिस करते हैं, वो पैसेज शॉर्ट होता है, ठीक है, वो पैसेज शॉर्ट होता है। इसके साथ साथ उस पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिकी होते हैं, उस पैसेज के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, उसके क्वेश्चंस हमें फंसाते हैं, ठीक है जी। और वो यूजुअली पैसेज सीन या अनसीन दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है इस चीज की। अच्छा जी, आए थोड़ी सी तफसील में जाते हैं। पैसेज आ कहां से रहे? यूजुअली पैसेज जो है वो सिंटैक्स बोर्ड की बुक में से आ रहा है, तो सिंटैक्स बोर्ड की ऐसा है ना, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो जनाब सिंटैक्स बोर्ड की बुक में जो हमारे पास पैसेजेस मतलब उसमें से निकाले जाते हैं, हो सकता है कि किसी हमारे पढ़े हुए चैप्टर में से वो पैसेज अपनी तो साथ में प्रॉब्लम तो हो सकती है, यानी कि वो पैसेज देखा ही नहीं, उसके अल्फाज मैंने से पहले देखे ही नहीं उस जैसे, तो the problem with the words which are read are this is a thing that we have to guess the meaning of the word which we don't know, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा दम लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। शॉर्ट होता है पैसेज, कम से कम 2 दफा पैसेज पढ़ना जरूरी होगा, मुमकिन भी है, जरूरी भी है। ये काम करना, ये आदत बना लेना आपके लिए जरूरी है। एनटीएस का पैसेज थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, सही है, और उसके लिए आपके पास टाइम होता भी है, ऐसा कोई मसला नहीं कि टाइम नहीं है। 2 दफा पैसेज पढ़ें, वर्ड्स अंडरलाइन करें, मीनिंग्स उसके गैस करें, और उसके साथ साथ मीनिंग्स गैस करने के साथ जब आपने 2 दफा पैसेज पढ़ लिया तो फिर दोबारा पैसेज में नहीं जाएंगे, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पैसेज को बार आप काम करेंगे, झांकेंगे नहीं, वो तो मैं खुद पैसेजेस एनालिटिकल होता है। मैं तो दुआ करता हूं कि आपके एनटीएस के पेपर में पैसेज वो आ जाए जो कि आप लोगों ने अपनी चैप्टर्स में या टेक्स्ट बुक में पढ़ा हो। अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा आ जाए, फायदा हो जाएगा आपको बड़ा। और अगर नहीं आया, टेक्स्ट बुक में से यूजुअली आता है, नहीं आया जो कि इनफैक्ट एक डिफरेंट पैसेज आ गया हमारी टेक्स्ट बुक में से जिसको हमने आज तक नहीं देखा, अनसीन पैसेज हो गया, तो अगर आ गया तो क्या करोगे? डेफिनेटली तुम्हारे पास तरीकाकार होना चाहिए हैंडल करने का सिचुएशन को। पैसेज करना और उसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी बुकलेट में पेज नंबर 34 पे बुकलेट में आपके पैसेजेस मौजूद हैं, 15 पैसेजेस मौजूद हैं, 15 पैसेजेस मौजूद हैं, और बहुत आसान है। जाहिर है मैं क्लास में आपको वक्त नहीं दे सकता, वक्त कम है कि मैं आप क्लास में जो है वो इन पैसेजेस को सॉल्व करें, आपने खुद से इन पैसेजेस को सॉल्व करना होगा, और 1 से 2 क्लासेस के बाद मैं आपको इन पैसेजेस के आंसर कीज भी जो है वो क्लास में अनाउंस करूंगा। काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ के नहीं बैठ सकते। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप पेपर में अच्छा काम नहीं कर सकते। साफ क्या, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम पढ़ लेते हैं, इंग्लिश को देख लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। एक नंबर भी अगर आपका ड्रॉप होता है तो इसका मतलब है कि आप डाउ से कहां है उसके बाद नहीं पता, डाउ में नहीं है और कहां है पता नहीं,
एक एक नंबर इतना कीमती होता है, इतना टफ कंपटीशन चल रहा होता है. सो डोंट कंसीडर योर मार्क्स अनइम्पोर्टेंट. यू हैव टू गेन ईच एंड एवरी मार्क. यू हैव टू मेक योर स्कोर वेल. अच्छा बनाना पड़ेगा स्कोर. जिन बच्चों की ख्वाहिश थी कि सर वो फर्स्ट ईयर में हमारी परसेंटेज इतनी थी, अब सेकंड ईयर में हम इंप्रूव कर लेंगे, तो 3% इजाफे का सिलसिला था वो हो गया, मगर उससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते. तो एक चीज तो रुक गई ना आके, अब उसमें कुछ और बेहतरी नहीं हो सकती. टेस्ट आखिरी चांस है आपके पास अपने अपने मेरिट नंबर को बेहतर बनाने का. और इंग्लिश का पोर्शन आइडियल पोर्शन है, मजे से हंसते खेलते नंबर मिल जाते हैं. ठीक है जी. एनईडी में पैसेज किस तरह का आता है जरा एक नजर देख लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. एनईडी में पैसेज एनालिटिकल नहीं होता, इंफॉर्मेशनल होता है. इंफॉर्मेशनल होता है. ठीक है भाई. शॉर्ट पैसेज नहीं होता, लॉन्ग पैसेज होता है. ठीक है. ट्रिकी नहीं होता, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा ट्रिकी नहीं होते. इसी तरह से पैसेज ऑब्वियसली अनसीन होता है हमेशा. ठीक है. और जाहिर सी बात है सिंटैक्स बोर्ड से नहीं होता, वो डिफरेंट बुक्स में से लिया जाता है. पैसेज लॉन्ग है तो जाहिर सी बात है सिर्फ वन टाइम आप उसे रीड कर सकते हैं, एक दफा पढ़ सकते हैं. पैसेज में वोकैबुलरी अंडरलाइन करनी है. ठीक है. वोकैबुलरीज अंडरलाइन करनी है. इसी तरह से जो वर्ड्स हैं डिफरेंट, उन्हें अंडरलाइन करने के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन पैसेज में दी जा रही है आपने उसे अंडरलाइन करना है. और उसके बाद आपने क्वेश्चंस को देखना है. पैसेज को सिर्फ एक दफा पढ़ सकते हैं, दो दफा नहीं पढ़ सकते. पैसेज बड़ा होता है तो जब एक दफा पहली और आखिरी दफा ही पढ़ रहे हैं उस पैसेज को, तो पूरे ध्यान पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं. जो इंफॉर्मेशन है आपने उसे अंडरलाइन कर लिया. अब जब आप क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो अंडरलाइन चीजों को देख पाते हैं. अंडरलाइन चीजों को, अंडरलाइन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आप देखते हैं और अपना आंसर आप मेक श्योर कर लेते हैं. ये तरीकाकार है एनईडी के टेस्ट को सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का. मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि देखो मैं बात करूंगा तो पूरी करूंगा. आपके टेस्ट एनटीएस का डेफिनेटली वो फोकस और सेंट्रलाइज फॉर्म है, हम उस पर ज्यादा काम करते हैं, मगर जो दीगर टेस्टिंग सिस्टम है मैं इंग्लिश में उसके हवाले से भी बच्चों को आगाह कर देता हूं. सो नाउ ऑन द बोर्ड यू हैव सीन समथिंग अबाउट द पैसेजेस व्हिच वी हैव सीन इन एनटीएस एंड समथिंग व्हिच वी हैव सीन और व्हिच वी विल सी इन एनईडी पेपर्स, इन द टेस्ट पेपर्स, एग्जामिनेशन पेपर्स, एप्टीट्यूड पेपर्स ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी. सो नाउ वी कैन मूव ऑन. पैसेज पर बात हो गई, वोकैबुलरी पर बात हो गई, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया यहां पर. ठीक है ना. अच्छा, एनईडी के हवाले से मैंने वोकैबुलरी शायद नंबर 126 है, पेज नंबर 196 नाउ. पेज नंबर करें, बात करें बच्चों से. अच्छा बच्चों, डेफिनेटली इश्यूज हैं थोड़े सिग्नल से रिलेटेड, जो इंटरनेट सर्विस है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें. जो बात आप सुन सके अच्छी बात है, जो सुन नहीं सके क्योंकि वीडियो कहीं रुक रही है, कहीं साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो बात सुनने से रह जाए वो डेफिनेटली कंसीडर की जाएगी कि वो आप रिवीजन क्लास में भी उसको देख सकें. फिर भी अगर कोई बात रह जाएगी तो बेटा आपके टीचर्स, आपका स्टाफ, आपके डायरेक्टर सब आपके फेवर में हैं, सब आपके साथ हैं. जरूर मैं अपनी बातों को दोबारा कह दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात एज सच नहीं है. फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पेज नंबर 196 पे. पेज नंबर 196 में सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड काम मौजूद है. क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में मैं तफसील आपको दे देता हूं, फिर हम फौरन से काम करेंगे. पेज नंबर 196.
काम करने की वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेंटेंस वन बाय वन इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने एरर डिटेक्शन में ये सीखा था कि हम 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढते कि जो गलती वाला है। ये हमने सीखा था काम। 4 ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन हम देखते थे जिसमें गलती मौजूद है, और बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो सही हैं। आपके टीचर ने आपको ये सिखाया कि चारों ऑप्शंस पर गौर करो कि अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। ये सिखाया। अब सेंटेंस कंप्लीशन में क्या हुआ? सेंटेंस कंप्लीशन में कोई कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हो गई, उसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में भी 4 ऑप्शंस। अब इन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस गलत और 1 ऑप्शन सही। ये स्ट्रेटेजी सेंटेंस कंप्लीशन की है, यानी 3 ऑप्शन गलत और 1 ऑप्शन सही। अब आपने काम वही करना है। आप पहले यही कर रहे थे ना कि गलत को ढूंढते थे, सही को देखते थे। यहां पे भी यही करना है कि सही को ढूंढना है, गलत को देखना है। सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में बस एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या कि जिस वर्ड को हम कंसीडर करते हैं कि वो सेंटेंस के लिए सही ऑप्शन होगा, तो आप उस ऑप्शन को सेंटेंस में प्लेस करके जरूर सोचेंगे। आप उस ऑप्शन को सेंटेंस में प्लेस करके जरूर सोचेंगे। मतलब क्या हुआ? साफ और आसान बात है कि हमें सेंटेंस कंप्लीशन में तो ब्लैंक स्पेस मिलती है ना, तो हम जिस ऑप्शन को कंसीडर करें कि यार वो सही है, तो वो 2 एस्पेक्ट्स में सही होना चाहिए। वो ग्रामेटिकल बेसिस पे भी सही होना चाहिए और वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक भी सही होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? यानी वो जो ऑप्शन आप मार्क करें वो ग्रामेटिकल बेसिस पे भी सही हो और उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी सही। वो आइडियली रिक्वायर्ड की 70 काम करेंगे आज हैं, ठीक है। बेस्ट चॉइस बेस्ड क्वेश्चन का सेंटेंस के सामने खुला हुआ होना चाहिए और मैं सेंटेंस नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। सेंटेंस नंबर 1, dash of the play Morning Becomes Electra introduces the cast of characters and hints at the plot. Option number A, the act first. Option number B, act 1. Option number C, act first. और ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एक्ट। मीनिंग क्या है सेंटेंस का पहले देखते हैं, और जब सेंटेंस कंप्लीशन का काम करें तो काइंडली मीनिंग भी सेंटेंस के आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मीनिंग्स ही आपने एक्सट्रैक्ट करने होंगे सेंटेंस के, उसके बाद ऑप्शंस को 1 बाय 1 प्लेस किया जाएगा और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो प्ले का नाम बताया गया मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, उसमें जो डैश हिस्सा है प्ले का वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, मुख्तलिफ किरदार की निशानदही करता है, उसको पेश करता है और प्लॉट के हवाले से हिंट्स देता है। प्लॉट के हवाले से हिंट्स देता है। ऑप्शन नंबर ए, द एक्ट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, एक्ट 1। ऑप्शन नंबर सी, एक्ट फर्स्ट। और ऑप्शन नंबर डी, first act. Which one is right? Sentence number 1, option number B is right. हम जब कभी भी प्ले को देखते हैं तो प्ले एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड होता है। प्ले एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके डिफरेंट एक्ट्स को, डिफरेंट सीन्स को स्टडी करते हैं। उसमें टाइटल लिखा होता है एक्ट 1, हाँ, उसमें इनफैक्ट सब टाइटल बना होता एक्ट 1, एक्ट 2, सीन 1, सीन 2, सब टाइटल ये बनता है। तो उसमें ऑर्डर नहीं बताते कि पहला कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, तीसरे नंबर के सेंटेंस के लिए किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं हो सकता। प्ले के एक स्पेसिफिक पार्ट को रेफर कर रहे हैं। आप प्ले के एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं है क्योंकि उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर बताया गया है, ऑर्डर की बेसिस के बाद सेंटेंस नंबर 2 में लिखा हुआ है as soon as dash with an जैसे ही एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, सॉल्ट एंड समटाइम्स वाटर इज फॉर्म। ये जो बात इस सेंटेंस में लिखी गई है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है और आपको शायद मैंने
आपके साथ जीरो कंडीशनल सेंटेंस डिस्कस किया था। मतलब क्या था, पॉसिबिलिटी, उसमें सर्टेन फैक्टर, यकीन से जो भी काम होता है, मतलब कि जो चीज ऐसी है कि जो होती आ रही एक तवील अरसे से, शुरू से अभी भी होती है, दोनों प्रेजेंट में लिखे जाते। ठीक है, तो ऑप्शन सेंटेंस नंबर 2 में हम भी एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लेस किया गया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें मौजूद हो। सेंटेंस नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, अ बेस विल रिएक्ट। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, अ बेस रिएक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, अ बेस इज रिएक्टिंग। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है, द रिएक्शन ऑफ अ बेस। सेंटेंस नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए लिखा, अ बेस विल रिएक्ट, फ्यूचर है। डेफिनेटली हम ऐसी कोई बात जो कि मुस्तकबिल में होगी, अब तक नहीं हुई, अगर ऐसी किसी बात को रेफर कर रहे होते तो जाहिर सी बात है फ्यूचर लगाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अ बेस रिएक्ट्स एज सून एज अ बेस रिएक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी, अ बेस इज रिएक्टिंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्यों करेंगे, हम तो एक यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। जब हम पानी का दर्जा हरारत बढ़ाते हैं तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब हम, अगर हम जैसे ही पानी का टेम्परेचर जो है, पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये बात, ये काम कोई अनोखा नहीं है, सबको पता है ऐसा ही होता है, कोई बहुत अनयूजुअल सी बात नहीं है। Everyone knows about it. So it should be understand कि ऐसा कोई फैक्टर जो कि यूनिवर्सैलिटी रखता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस अप्लाई करते हैं, फ्यूचर नहीं होता या प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूएशन थोड़ी है, एक चीज के सर्टेन फैक्टर को बता रहे हैं। सेंटेंस नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी, द रिएक्शन ऑफ अ बेस, ये तो नाउन फ्रेज बना के दे दिया, हमें तो वर्ब प्लेस करना है, नाउन फ्रेज नहीं प्लेस करना, वर्ब प्लेस करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पक्का बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सेंटेंस नंबर 3 के ऑप्शन नंबर बी में जरा करेक्शन कर लीजिए, अमेरिकन में अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, वो अपोस्ट्रोफी एस जरा रिमूव कर दे। अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, उस अपोस्ट्रोफी एस को जरा बराह करम रिमूव कर दीजिए। ठीक है जी, ओके चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 को स्टडी करने के लिए थोड़ी चीजें हमें रिव्यू, He made me to write a letter. सेंटेंस है बड़ा सिंपल सा, इसमें दो वर्ब्स आपको नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ दो वर्ब्स नजर आ रहे हैं बल्कि आपको इसमें दो प्रोनाउंस भी नजर आ रहे हैं। क्लियर है, सिर्फ दो वर्ब्स नहीं है बल्कि दो प्रोनाउंस भी हैं। आप तो ये बात बखूबी जानते हैं, कई दफा आपने एरर डिटेक्शन में चीज स्टडी की कि जब कभी भी सेकेंडरी वर्ड प्लेस करते हैं तो टू के साथ लिखा जाता है, यानी इन्फिनेटिव बेसिस पे सेकेंडरी वर्ड प्लेस किया जाता है। दूसरा एक्शन वर्ब इस्तेमाल करें उसी क्लॉज में तो फिर वो इन्फिनेटिव की बेसिस पे लिखा जाता है। ठीक है, ये बात पता है, मगर इस सेंटेंस में कुछ काम अलग हो रहा है, कुछ बात अलग हो रही है। वो क्या, मैं समझाता हूं, गौर कीजिए। ये कौन है, ये है डूअर, काम करने वाला। ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। ये कौन है, ये इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर है, काम करवाने वाला। क्या मीनिंग है सेंटेंस का, ही मेड मी टू राइट अ लेटर, उसने मुझसे खत लिखवाया। लिखने वाला कौन है, मैं हूं, लिखने वाला कौन है, मैं हूं, मगर करवाने वाला भी है, करवाने वाला भी है। यूजुअली सेंटेंस हम कैसे बनाते थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लेस करते थे एंड दैट्स इट, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था। यानी सिर्फ करने वाले का जिक्र था, करवाने वाले का नहीं था। अब यहां पे करवाने वाले का भी जिक्र है, वो कह रहे हैं ही मेड मी टू राइट अ लेटर, उसने मुझसे खत लिखवाया, उसने मुझसे खत लिखवाया। तो वो इंस्ट्रक्टर, मैं डूअर हूं। ठीक है जी, आइए एक और इंटरेस्टिंग बात, ये लफ्ज एक्शन को रेफर करता, ये लफ्ज
एक्शन को रेफर करता है और ये लफ्ज एक्शन को रेफर नहीं करता। इसके ऊपर टेंस की कंडीशंस अप्लाई होती हैं, इस पर टेंस की कंडीशंस अप्लाई होती हैं और ये एक्शन को रेफर कर रहा होता है। मजे की बात चेक कीजिए आप, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब्स है, मगर ये वर्ब जो भी टेंस होगा डेफिनेटली उसकी कंडीशंस अप्लाई होंगी। मिसाल के तौर पे ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां पे मेक्स लिखा जाएगा, अगर ये पास्ट है तो मेड लिखा जाएगा। सही है जी, समझने वाली जुमला है, समझने वाला जुमला, ठीक है जी। ये पास्ट में है, टेंस पास्ट का, ये प्रेजेंट में होता तो टेंस प्रेजेंट का रेफर किया जाता। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये प्राइमरी वर्ब है, ये सेकेंडरी वर्ब है, मगर ये एक्शन को रेफर करता है और ये टेंस की कंडीशन को डिक्लेयर करता है। क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ व्यू? अब मेरा ख्याल है कि मुझे सेंटेंस नंबर 3 समझाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रख दिया। सेंटेंस नंबर 3 क्या लिखा है देखते हैं। The Internal Revenue Service dash their tax forms by April 15 every year. इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है वो टैक्स फॉर्म तमाम तर अमेरिकी बाशिंदों से, अमेरिका में रहने वाले लोगों से जमा करवाती है, उनसे जमा करवाती है। तो सेंस बिल्कुल ऐसा ही है। सेंटेंस नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त है। सेंटेंस नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त है। मेक्स ऑल अमेरिकन, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस मेक्स ऑल अमेरिकन टू फाइल। अब यहां एक कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर टू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो बेटा, जो लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड यहां फॉलो होता है इन रिटर्न, इन ब्लैक एंड व्हाइट, तहरीर में, लिखने में, ठीक है, वो इनफैक्ट ब्रिटिश लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड है। इसका क्या काम होता है? ब्रिटिश लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड में हम देखते हैं कि जनाब सेकेंडरी वर्ड से पहले टू प्लेस किया गया। हम अपनी कन्वर्सेशन में अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, फ्री स्पीच है, ठीक है, तो वहां हमें यूजुअली दिखता है कि सेकंड वर्ड प्लेस तो हुआ है मगर उससे पहले टू नहीं लिखा गया, नहीं लिखा जा रहा। सो ये एक कन्फ्लिक्ट है। ऑब्वियसली जब आप राइटिंग में काम कर रहे हैं तो फिर ग्रामर के वही रूल्स फॉलो करेंगे कि जो किसी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली यहां पर टू लिखा जाएगा, यहां पर टू लिखा जाएगा, यहां पर टू लिखा जाएगा, पक्का। सेकेंड वर्ब से पहले टू का इजाफा होता है, ठीक है भाई। सेंटेंस नंबर 3 पर हमने अभी बात की। सेंटेंस नंबर 3 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त है और उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 पर भी हम चलते हैं, ठीक है, बात करते हैं। सर टाइम है हमारे पास? सर बस वक्त है ना हमारे पास? क्या हो रहा है? 4 मिनट है। मेरे पास 4 मिनट है? नहीं ना, तो अगली क्लास की भी तो 15 मिनट लेंगे हम। ये क्या बात करते हैं आप? देखिए खराब जा रहा है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सेंटेंस नंबर 1 अगली क्लास की भी 15 मिनट आपके सर जुनैद लेंगे, टेंशन नहीं। सेंटेंस नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस नंबर 3 ऑप्शन नंबर, सेंटेंस नंबर 3 कौन सा ऑप्शन था भाई? सेंटेंस नंबर 3 भी ऑप्शन नंबर बी था। जबरदस्त, सारे ऑप्शन नंबर बी भाई, वेरी गुड। चले सेंटेंस नंबर 4 डिस्कस करते। मजाक कर रहा था, जाहिर सी बात है सिग्नल का इशू हुआ है, अभी भी कुछ बच्चे सिग्नल के इश्यूज की वजह से परेशान हैं, कभी वीडियो अटक रही, कभी आवाज अटक रही, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव फैक्टर रहा है, मगर कोई बात नहीं है। हम सेंटेंस नंबर 4 डिस्कस करेंगे और क्लास को हम वाइंड अप कर देंगे ताकि नेक्स्ट टीचर आपका वेट कर रहे हैं लेक्चर के लिए, बात मुनासिब रहे, प्रॉब्लम ना हो। सेंटेंस नंबर 4 अच्छा मजे का सेंटेंस है, आइए पढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में लिखा है, although one of his ships succeeded in sailing all the way back to Spain past the Cape of Good Hope, Magellan never completed the first circumnavigation of the world and dash। जैसा कि मैगलन ने कोशिश की मगर वो कभी भी दुनिया का एक चक्कर मुकम्मल करने में कामयाब ना हो सका। मैगलन नेवर कंप्लीटेड द फर्स्ट सर्कमनेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड डैश। मैगलन दुनिया का चक्कर मुकम्मल करने में कामयाब ना हो सका और उसका क्रू भी ना कामयाब ना हो सका, उसका क्रू, उसकी जो टीम थी वो भी कामयाब ना हो सके। सो व्हाट डज इट मीन? देखो मेरे बच्चों, सेंटेंस में हमें एक बात सीखने को मिल रही है और वो है स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म। लिख देता हूं बोर्ड पे, आंसर भी लिख दिए भाई, ठीक है। स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म,
स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म क्या है? डेफिनेटली आप लोग एरर डिटेक्शन में चीज सीख चुके हैं, यानी कि जब कभी हम किसी प्रीसीडिंग क्लॉज का स्ट्रक्चर अब फॉलोइंग क्लॉज पर भी अप्लाई करें, प्रीसीडिंग क्लॉज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हमें फॉलोइंग क्लॉज में भी लगाना हो, लगाया जाता हो, लगाया जा रहा हो, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है कि जनाब यहां पर स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म को फॉलो किया गया। सेंटेंस नंबर 4 में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सेंटेंस नंबर 4 के सेकंड लास्ट क्लॉज को अगर आप देखें, ब्लैंक स्पेस से पहले वाले क्लॉज को देखें, तो उसमें सेंटेंस क्लॉज का स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट मौजूद है, उसके बाद वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है और उसके बाद वर्ब मौजूद है। बिल्कुल यही वाली सिचुएशन हम ब्लैंक स्पेस के लिए भी सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल यही वाली सिचुएशन हम ब्लैंक स्पेस के लिए भी सजेस्ट कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए या ऑप्शन सी होना चाहिए? सेंटेंस नंबर 4 में लिखा हुआ है नीदर मोस्ट ऑफ हिज क्रू डिड, और ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है नीदर डिड मोस्ट ऑफ हिज क्रू। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क सिर्फ और सिर्फ वर्ब की पोजीशन ही का तो है। एक ऑप्शन में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद है और एक ऑप्शन में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले है। सो ये डिफरेंस दो ऑप्शंस में, ग्रामेटिकली दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, मगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त होगा। ठीक हो गई बात? समझ में आ गया सबको? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही है। हम आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सके, सिग्नल की वजह से बेड़ा गर्क हो गया, मगर बहरहाल हम सिचुएशन को कोप अप करेंगे। वोकैबुलरी के बारे में मैंने बात कर ली, पैसेज के बारे में मैंने बात कर ली, और सेंटेंस कंप्लीशन का काम मैंने शुरू कर दिया। आप लोगों का क्या काम है? जो मैं कह रहा हूं उस बात को गौर से सुनिएगा। मैं अपने तौर पे जो इश्यूज हो रहे हैं, होते हैं, नेचुरल हैं, उनको मैं या हम सब मिलकर कवर अप करने की कोशिश करते हैं। आपको जो काम दिया जाए आप उसमें लीनियंसी दिखाएंगे, आप उसमें ढीलापन दिखाएंगे, आप उसमें सुस्ती दिखाएंगे, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, कोई और नहीं होगा। आपके पास वक्त है मेरी अगली क्लास से पहले तक, जब मेरी अगली मुलाकात आपसे हो उससे पहले तक, सेंटेंस कंप्लीशन पेज नंबर 196, पेज नंबर 197, पेज नंबर 198 पे अबाउट 62 सेंटेंसेस मौजूद हैं। आपने उस पर काम करना है, भले से सारे जवाब गलत हो, मसला नहीं है, आपने टाइम देना है, आपने उस पर काम करना है, आपने ऑप्शंस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हुए आपने मार्क करने हैं। इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट क्लास में हम अपने डिस्कशन को यहां से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।